हेलो भाई बंधु। तो इससे पहले अपन ने ये रिवीजन के प्रोग्राम में एटॉमिक स्ट्रक्चर में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल तक हमने देख लिया था यार। अब आगे चलते हैं और आगे हमारे पास क्वांटम नंबर के बारे में बात करते हैं। थोड़ा सा बचा हुआ पोर्शन था तो उसे डील कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे अपने दूसरे टॉपिक की तरफ पीवाईक्यू करते हुए। तो आज क्वांटम नंबर के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा बेस बना दूं यार, क्योंकि मैं जब क्वांटम नंबर बोलता हूँ ना तो बच्चे के माइंड में सवाल आ जाते हैं सब कि ये हमारे पास कौन सा नंबर है, कहाँ से आया, कैसा नंबर। तो साहब ये नंबर को मैं क्लियर कर दूं कि कहाँ से आया नंबर है क्या ये। तो अपन ने बोहर पढ़ा था यार, और बोहर के साथ साथ अपन ने कुछ लिमिटेशन की भी बात की थी। और जब लिमिटेशन आ जाती है तो फिर एक मॉडल की रिक्वायरमेंट होती है। तो हमारे पास तो इम्प्रोवाइज मॉडल एक निकला ना, वो हमारे पास क्या था, वेव मैकेनिकल मॉडल। और इसको जो देने वाले साइंटिस्ट थे ना, वो श्रोडिंजर थे। श्रोडिंजर इन्होंने अपना जो मॉडल रोगे के सामने रिप्रेजेंट किया ना, वो एक इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। वो मैं इक्वेशन की गहराइयों में नहीं जा रहा हूं, मैं आपको बताऊं तो इक्वेशन के फॉर्म में अपना मॉडल रिप्रेजेंट किया लोगों के सामने। और वो इक्वेशन को अपन ने जब सॉल्व किया ना यार, तो कुछ नंबर रिजल्ट के फॉर्म में निकल गया है। रिजल्ट के फॉर्म में कुछ नंबर हमारे पास सामने निकल गया है। उन्हीं नंबर को अपन ने क्या बोला, क्वांटम नंबर। तो ये कहने और सुनने के लिए लग रहा होगा आपको नंबर, लेकिन महज हमारे लिए एक नंबर नहीं है यार, ये एक शब्द है, एक भाषा है जो हमें इलेक्ट्रॉन की आइडेंटिटी के बारे में बताता है कि अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होगा। जैसे मैं कहूं कि अगर आपको पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में है, किस सब ऑर्बिट में है, या किस ऑर्बिटल में है, या किस स्पिन के साथ रोटेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो आपको ये क्वांटम नंबर के बारे में आइडिया होना चाहिए। अगर ये क्वांटम नंबर के बारे में आइडिया है तो आप बता पाओगे कि इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में कहाँ पे है, और किस ऑर्बिटल, किस सब ऑर्बिट में, और किस हमारे पास ऑर्बिट में। तो एक एक करके उन्हीं क्वांटम नंबर को आज अपन डील करने वाले हैं। तो क्वांटम नंबर में सबसे पहला जो हमारे पास क्वांटम नंबर लिखा है आपके सामने, वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है यार। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें ऑर्बिट के बारे में बताता है। ये हमें ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में होगा, और साथ साथ में ये हमें इंफॉर्मेशन भी देता है साइज के बारे में, शेप के बारे में, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में। ये हमें रेडियस, वेलोसिटी और साइज के बारे में बताता है यार। तो जैसे मैंने लिखा है कि n इज इक्वल टू 1, इसका मतलब पहला ऑर्बिट, n इज इक्वल टू 2 इसका मतलब दूसरा ऑर्बिट, n इज इक्वल टू 3 इसका मतलब तीसरा ऑर्बिट। तो ऐसे करके इसको लिखते हैं यार। इसी को अपन कभी लिखा जाता है k l m n, ऐसे करके लिखा भी जाता है यार। तो ये हमारे पास। और अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की बात करेंगे ना, तो हमें इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ ऑर्बिट के बारे में नहीं बताता, उस पर्टिकुलर ऑर्बिट में एनर्जी क्या है, रेडियस क्या है, वेलोसिटी क्या है, उसके बारे में भी आइडिया देता है, इंफॉर्मेशन देता है। तो अगर साइज के बारे में याद करें, वो अपन ने पैरामीटर की बात की थी बोहर पढ़ते हुए। अपन ने कहा था कि रेडियस कितना होगा, 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड। दूसरा अपन ने वेलोसिटी की बात की थी 2.18 इंटू 10 की पावर 6 जेड अपॉन एन। तीसरा अपन ने एनर्जी की बात की थी -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो ये कुछ पैरामीटर थे यार। अगर आप सोचो ना कि अगर आप एक पर्टिकुलर ऑर्बिट के बारे में नहीं पता होगा तो आप एनर्जी, वेलोसिटी, रेडियस कैसे बता पाओगे। तो ये हमारे पास पहला क्वांटम नंबर था, जिसको अपन क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। चलेगा भाई, कोई दिक्कत। दूसरा तुम्हारे सामने जो हमारे पास क्वांटम नंबर निकल के आता है, वो हमारे पास क्या होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसको बहुत नाम से बुलाया जाता है यार। इसी को कभी एजीमुथल क्वांटम नंबर बोलते हैं, इसी को एंगुलर भी बोलते हैं, सब्सिडियरी करके बोला जाता है, सेकेंडरी भी करके बोला जाता है। तो बहुत सारे नाम है यार। ये नाम आप एक बार तो सुने रहोगे, तो आपके सामने कभी आएगा तो समझ में आ जाएगा कि कौन क्वांटम नंबर की बात की जा रही है। तो पहला लिखा गया एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एल से। और ये हमें इंफॉर्मेशन देता है यार। ये हमें बेसिकली बताता है किसके बारे में, सब ऑर्बिट के बारे में। इलेक्ट्रॉन किस सब ऑर्बिट में होगा उसके बारे में बताता है। और जो एल की वैल्यू लाई करती है ना यार, वो 0 से n-1 तक, कहां से, 0 से लगा के n-1 तक होता है। सिर्फ और सिर्फ ये हमें सब ऑर्बिट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं देता, ये ऑर्बिटल के शेप के बारे में बताता है यार। ये हमें ये भी बताता है कि ऑर्बिटल का शेप क्या है। तो दूसरा पॉइंट ये लिखा, इट आल्सो गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट शेप ऑफ ऑर्बिटल। जैसे मैं कहूं कि एल की वैल्यू 0 है, तो आप कहोगे साहब एल की वैल्यू 0 है, इसका मतलब ये एस सबसेल है, और उसका शेप हमारे पास क्या होगा, स्फेरिकल। दूसरा, अगर मैं कहूं एल इज इक्वल टू 1, तो ये हमारे पास क्या है, पी सबसेल, और शेप क्या होगा, डंबल शेप। अगर मैं कहूं एल इज इक्वल टू 2, तो आप कहोगे ये हमारे पास डी सबसेल होगा, और ये हमारे पास क्या होगा, डबल डंबल। और अगर मैं कहूं कि एल इज इक्वल टू 3, तो ये हमारे पास क्या होगा, एफ सबसेल। जो इसका शेप आता है ना यार, वो 3D, वो हमारे पास थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, इसलिए उसके बारे में बात नहीं करेंगे। तो नीचे मैंने लिखा है कॉम्प्लेक्स। तो ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ऑर्बिट के बारे में, सब ऑर्बिट के बारे में नहीं बताता यार। ये हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है शेप के बारे में भी, कि ऑर्बिटल का शेप क्या है। और इसी के साथ साथ आपसे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी पूछा जाता है। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालने का जो हमारे पास फार्मूला आता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, वो होता है L इंटू L प्लस 1 रूट में h अपॉन 2 पाई, h अपॉन 2 पाई। ये हमारे पास, जैसे d की बात करें तो d के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 2। ये आपने अभी भी बोला था कि d के लिए l की वैल्यू कितनी होगी, 2। तो यहाँ पे l इज इक्वल टू 2, जैसे 2 रखोगे हमारे पास क्या आ जाएगा,
2 और 1 प्लस में 3, 3 और 2 से मल्टीप्लाई करोगे 3 को तो कितना आ जाएगा 6, 6h/2 पाई। ये h अपॉन जो जो लिखा है h/2 पाई ना, इसी को अपन कभी कभी ऐसे लिखते हैं हैश से भी ऐसे करके, तो ऐसे भी कभी कभी लिख के तैयार होता है। तो आपसे पूछे गए ऐसे आसान से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो ये हमारे पास क्या होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। दूसरा आगे चलते हैं साहब, आगे हमारे पास हाँ एक एनसीईआरटी में पॉइंट लिखा है कि अगर हम सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की बात करें तो एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में जितने भी सब सेल होते हैं ना, सबकी एनर्जी बराबर होती है यार। अब अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है तो मैं देखो थोड़ा सा बेसिक बता दूं, अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है तो साहब एक ही इलेक्ट्रॉन है तो न्यूक्लियस चाहे वो एस में हो, चाहे पी में हो, चाहे डी में हो, चाहे एफ में हो, न्यूक्लियस का अट्रैक्शन सबके ऊपर बराबर लगेगा ना यार। अगर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन सबके ऊपर बराबर लगेगा तो सब सेम एनर्जी लेवल पे होंगे। अगर मैं कहूं कि हमारे पास 3s है तो मैं क्या लिखूंगा, 3s इज इक्वल टू 3p इज इक्वल टू 3, या फिर मैं बोल दूं 4s इज इक्वल टू 4p इज इक्वल टू 4d इज इक्वल टू 4f। एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में एनर्जी क्या होने वाली, सेम होने वाली है। लेकिन अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होगा ना यार, तो शील्डिंग जैसा एक नाम तुमने सुना होगा यार, स्क्रीनिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट, जो अंदर वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को धक्का लगाते हैं। अगर अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, धक्का लगाएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर भागेगा, तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इस पे क्या होगा, कम होगा, और न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम होगा तो ये न्यूक्लियस से दूर होगा, एनर्जी क्या होगी, ज्यादा। जो पास होगा उसकी एनर्जी क्या होगी, ये एनर्जी जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते जाओगे एनर्जी हमारे पास क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, आगे वाले की क्या कम होगी। तो यही लिखा गया दूसरा पॉइंट में। एनसीईआरटी इस पे बात भी करती है, दो ग्राफ बना के उन्होंने दिया हुआ है कि हमारे पास कौन सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का है, कौन सा नहीं है। तो ध्यान से सुन लेना इसको कि साहब अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होगा तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन चाहे इलेक्ट्रॉन एस में हो, पी में हो, डी में हो, एफ में हो, हर जगह न्यूक्लियस का अट्रैक्शन क्या होगा, बराबर होगा। और जब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन बराबर हो जाएगा हर जगह, तो सारे के सारे जितने भी सबसेल होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, एक एनर्जी लेवल पे। तो वही लिखा गया है, फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज एनर्जी ऑफ एवरी सबसेल in a particular cell is same due to absence of electron repulsion। चलेगा भाई, ये हमारे पास कुछ बातें थी जिसके बारे में हमने आपको बताया। अब आगे चलते हैं भाई बंधु, ये हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये हमारे पास नेक्स्ट आ गया मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो दो क्वांटम नंबर पढ़ लिए अपन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और साथ साथ में अपन ने एजीमुथल की बात कर ली। एजीमुथल के साथ साथ अपन आते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे, और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एम से। इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, एम से। ये हमें किसके बारे में बताता है, ये हमें ऑर्बिटल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है यार। इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल, किस डिब्बे में होगा, वो पर्टिकुलर डिब्बा कौन सा होगा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है हमारे कौन, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है हमारे पास -L2 + L। चलेगा भाई, ये हमारे पास। तो ये कुछ क्वांटम नंबर है, और उसके साथ साथ मैं देखो फार्मूला भी ज्यादा बात नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हारे सामने लिखा हुआ है फार्मूला कि अपन फार्मूले से निकालना चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में कितने सेल होंगे, या एक सेल में कितने सब सेल होंगे, या फिर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो एक एक करके लिखा है, नंबर ऑफ सब सेल इन अ सेल, एक सेल के अंदर, मतलब एक ऑर्बिट के अंदर कितना, यार कुछ भी बोल लो, सब ऑर्बिट बोल लो, या सब सेल बोल लो, या फिर हमारे पास सेल ऑर्बिट बोल लो, सब ऑर्बिट बोल लो, जो तुम्हारी मर्जी वो बोलो। तो नंबर ऑफ सब सेल इन अ सेल वो किसके बराबर होता है, एन के बराबर होता है। अगर जैसे मैं कहूं कि हमारे पास चौथा हमारे पास क्या है, सेल है, तो 4 हमारे पास सब सेल भी होंगे, एस पी डी एफ। अगर मैं कहूं तीसरा हमारे पास सेल है तो 3 सब सेल भी होंगे, एस पी डी। अगर मैं कहूं 5वां सेल है तो 5 सब सेल भी होंगे, एस पी डी एफ जी। वो लिखा गया है नंबर ऑफ सब सेल इन अ सेल। एक सेल के अंदर हमारे पास किसके बराबर, कितने सब सेल होते हैं, एन के बराबर। दूसरा लिखा है नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सब सेल। जो ऑर्बिटल का नंबर होता है वो हमारे पास कितना होता है, 2l+1, 2l+1। दूसरा अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन की, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सब सेल, ये हमारे पास कितना होता है, 2। अब एक डिब्बे में 2 ही इलेक्ट्रॉन तो रखते हो ना यार, डिब्बे कितने हैं, 2l+1, तो फिर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो उसको, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 × 2l+1। अरे भाई एक डिब्बा वो पर्टिकुलर डिब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, और डिब्बा कितना है 2l, ये ऑर्बिटल वो कितना है 2l+1, और अगर डिब्बा इतना है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इलेक्ट्रॉन के नंबर आ जाएंगे। तीसरा लिखा है नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सेल, वो हमारे पास किसके बराबर होता है, n² के बराबर होता है। एक सेल के अंदर हमारे पास ऑर्बिटल कितने होते हैं, जैसे मैं कहूं कि वो या तुम ऐसे भी निकाल सकते हो, ये हमारे पास कहूं मैं चौथा सेल है, तो बताओ ऑर्बिटल कितना होगा, तो 4 का स्क्वायर कर दो, 4 का स्क्वायर करोगे हमारे पास कितना आ जाएगा, 16। लेकिन अपन फार्मूले के साथ नहीं खेलेंगे यार, अपन सिर्फ, क्योंकि हर चीज याद रखना बहुत मुश्किल होता है यार, बहुत चीजें हैं तुम्हारे लिए याद करने के लिए, यही बचा रहेगा तुम्हारे लिए याद करने के लिए।
बायोलॉजी है तुम्हारे लिए, एनसीईआरटी खूब रटो, खूब याद करो। तो ये सब चीजें याद करने वाली नहीं होती यार, इसको अपन कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, क्योंकि अगर एक मरतबा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर चीजें को रटना नहीं पड़ता, नहीं तो ऐसे रटते रहो हमारे पास। तुम्हारे लिए यही थोड़ी ना चीजें हैं कि यही रट लो, यही काम है, सिर्फ यही आएगा एग्जाम। बहुत सारी चीजें, उन पे ध्यान रखो, इसको अपन कॉन्सेप्ट कर लेंगे। आगे लिखा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सेल, सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो हमारे पास ऑर्बिटल कितना होता है, एन स्क्वायर। तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देना, हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलेगा भाई, ये कुछ फार्मूले लिखे हैं तुम्हारे सामने, उससे भी अपन बात करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्पिन क्वांटम नंबर। बेसिकली ये हमें इंफॉर्मेशन देता है स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। मैं कहूं सीधा सीधा तो ये सीधा सीधा शब्दों में तो ये रोटेशन के बारे में बताता है कि इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में कैसे रखा होगा, किस रोटेशन के साथ क्या कर रहा होगा, चक्कर काट रहा होगा, तो साहब उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। और जो एस की वैल्यू, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एस से, अपन इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एस से। और जो एस होता है वो प्लस माइनस हाफ। अब ये इंटरचेंजेबल है यार, किसी को भी क्लॉकवाइज बोल लो, किसी को भी एंटर क्लॉकवाइज बोल लो, जो तुम्हारी मर्जी। तो हमारे पास क्या है, एस प्लस माइनस हाफ। आगे कुछ नोड वोड के बारे में पूछा जाता है यार, तो नोड बता दूं कि हमारे पास वो नोड, वो एरिया होता है, या वो पॉइंट होता है, या वो सरफेस होता है जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मिनिमम हो, उसी को अपन क्या बोलते हैं, नोड। तो 2-3 तरह के नोड मिलते हैं, उनको अपन देख लेते हैं। ये हमारे पास पहला है रेडियल नोड, जिसका रेडियल नोड निकालने का फार्मूला आता है n माइनस l माइनस 1। यहाँ से हमारे पास रेडियल नोड आ जाता है। दूसरा एंगुलर नोड, ये हमारे पास क्या होता है, l के बराबर, और टोटल नंबर ऑफ नोड निकालना है तो वो हमारे पास क्या होता है, n माइनस 1। तो भाई बंधु, ये हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर था, मैं सारी की सारी चीजें बता चुका हूँ, ठीक है। रिवीजन मैच है, तो अपन कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी चीजें खत्म हो जाए, ताकि हमारे पास क्वेश्चन कर लिया जाए और पीवाईक्यू कर लिया जाए। तो चलो आगे देखते हैं, स्लाइड में हमारे पास क्या है। तो मैंने तुम्हें क्वांटम नंबर के बारे में बता दिया, आगे चलते हैं भाई। अब चलो करके एक एक क्वेश्चन है हमारे पास पीवाईक्यू में। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, द एनर्जी E1 and E2 of two radiation are 25 electron volt and 50 electron volt respectively. The relation between their wavelength, that means lambda 1 and lambda 2 will be। तो अब lambda 1 lambda 2 निकालना है यार। तो एनर्जी पढ़े हो तुम, एनर्जी क्या होता है, hc by lambda, hc कांस्टेंट है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 अपॉन lambda के बराबर, लिख दे। तो यहां से अपन lambda 1 अपॉन lambda 2 ये निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, E2 अपॉन E1। E2 दिया है आपको 50, E1 आपको दिया है 25। इसको निपटाओगे तो निपट जाएगा 2 टाइम, तो यहां से लेमडा 1 कितना आ जाएगा, 2 टाइम ऑफ लेमडा 2। चलेगा भाई, कर लोगे, कोई दिक्कत। ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है। कहाँ पे आया था भाई, कहीं में नहीं आया था, एग्जाम में आया था यार, नीट 2011 का। चले भाई, दूसरा आ जाओ। द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट is 6.63 into 10 के पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। विच वैल्यू इज क्लोजेस्ट टू द वेवलेंथ ऑफ नैनोमीटर, wavelength in nanometer of a quantum of light with frequency of 8 into 10 की पावर 15। फ्रीक्वेंसी दी गई है, आपसे वेवलेंथ पूछा गया है, क्लोजेस्ट वेवलेंथ बताइए। तो वेवलेंथ हमारे पास क्या लगा है, तो आसान सा फार्मूला देखते हैं, हमारे पास जहां से निकल जाएगा वहां से निकाल लूंगा, c बाई लेमडा। जहां से लेमडा निकालेंगे तो लेमडा हमारे पास क्या आ जाएगा, c अपॉन फ्रीक्वेंसी, c स्पीड ऑफ लाइट वो दी है हमारे पास कितना, 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, अपॉन फ्रीक्वेंसी कितना है, 8 into 10 की पावर 15। चले भाई, इसको ऊपर नीचे करेंगे तो हमारे पास 15 को ऊपर लेके जाएंगे तो 15 ऊपर जाते हैं माइनस 15 बन जाएगा, और 8 7 15 होता है तो 10 की पावर माइनस 7, ठीक। और ये हमारे पास 30 कर दे ऊपर, तो इसको काटेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा यार, 8 चौक 32, 4 0.4, ये हमारे पास आ गया। अब हमें आंसर किस में करना है, नैनोमीटर में करना है यार। तो इसको एक पॉइंट हटाऊंगा तो एक जीरो और बढ़ाऊंगा, 4 into 10 की पावर, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 8, ठीक भाई। एक और पॉइंट बढ़ा दूंगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 14 into 10 की पावर 9, यही नैनोमीटर होता है। इसका मतलब हमारे पास आंसर कितना होगा, 14 नैनोमीटर। देखिए कोई आंसर है, ये तीसरा 14 नैनोमीटर। चलेगा भाई, ये कहाँ, ये भी आया हुआ क्वेश्चन था यार। चल, रेडियस ऑफ सेकंड बोहर ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन इज 1058 पिकोमीटर। व्हाट इज द रेडियस ऑफ थर्ड बोहर ऑर्बिट ऑफ लिथियम डाइपॉजिटिव आयन।
चलो फिर से आओ रेडियस के बारे में फिर से जिक्र कर रहा है, और रेडियस का फार्मूला तुम्हें पता है यार, रेडियस तुम्हें पढ़ाया हूँ, बोर के तीनों पैरामीटर के बारे में अपन ने बात की थी। रेडियस हमारे पास कितना होता है 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर। तो हमारे पास किसके लिए पूछा गया, व्हाट इज द रेडियस ऑफ लिथियम डाइपॉस्टिक, तो लिखो रेडियस ऑफ कौन सा ऑर्बिट है भाई, थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम डाइपॉस्टिक अपॉन रेडियस ऑफ हीलियम का दिया है, रेडियस कौन सा सेकंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम, ऐसे लिख लिया करो यार, इज इक्वल टू फार्मूला वही हमारे पास कौन सा 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर। तो यार अपन 0.529 नहीं रखेंगे क्योंकि वो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर भी वही नीचे भी वही, तो ऊपर से नीचे निपट जाएगा, तो अपन डायरेक्ट एन स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर रख रहे हैं। तो बताओ लिथियम के लिए एन की वैल्यू कितना है 3, और 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आ जाएगा। और ये हमारे पास लिथियम के लिए एन की वैल्यू कितनी होती है, जेड की वैल्यू कितनी होती है 3, एटॉमिक नंबर 3 होता है एन स्क्वायर अपॉन जेड। और आ जाओ हीलियम के लिए लिखोगे तो हीलियम के लिए एन की वैल्यू कितनी है 2, 2 का स्क्वायर 4, और हीलियम के लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है 2। ये काटो पीटोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2, ये चला जाएगा और 3 बार ये चला जाएगा, इसको उठा के उधर लेके जाओ, तो रेडियस हमारे पास थर्ड ऑर्बिट आ जाएगा लिथियम डाइपॉस्टिक 3/2 इंटू रेडियस ऑफ हीलियम, और रेडियस ऑफ हीलियम उधर जाएगा तो हमारे पास कितना है, कितना दिया है 105, 105, यहां से काटो पीटोगे तो आंसर निकल जाएगा यार, आंसर हमारे पास कितना आता है 158.7, देख लेना सॉल्व कर लेना, 2/3 इंटू 105 काट दो हमारे पास, ये हमारे पास कितना जाएगा 5, और ये हमारे पास 2, 52 बचा हमारे पास कितना 1, 9.5, 3 से मल्टीप्लाई कर दो हमारे पास कितना आ जाएगा 158 समथिंग, चलेगा भाई इंग्लिश पिकोमीटर में। चलो ये हमारे पास देख लो यार, इसको भी चले आगे, चलो भाई बंधु आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बेस्ड ऑन इक्वेशन एनर्जी इज इक्वल टू -2.178 इंटू 10⁻⁻18 जूल जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। हाँ यार अपन ने एनर्जी पढ़ी थी, और वो एनर्जी अपन ने किस में निकाला था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में निकाला था, ये हमारे पास किस में दिया है जूल में दिया है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 1.9 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर दो, 1.6 इंटू 10⁻⁻90 से मल्टीप्लाई कर दो, यही हमारे पास आ जाएगा एनर्जी। जेड अगर हाइड्रोजन है तो जेड कॉमन ले लो, बाहर एक हो जाएगा फिक्स हो जाएगा, और एन स्क्वायर हमारे पास ही रहा। तो लिखा गया है भाई बेस्ड ऑन इक्वेशन ई बराबर -2.178 इंटू 10⁻⁻18 जूल जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, सर्टेन कंक्लूजन आर रिटन विच ऑफ देम इज नॉट करेक्ट। कहा जा रहा है कि कुछ कंक्लूजन लिखे हैं इस इक्वेशन के रिगार्डिंग, और उसमें से कौन सा हमारे पास सही नहीं है ये बताइए। चलो पहला पढ़ो, इक्वेशन कैन बी यूज्ड टू कैलकुलेट द चेंज इन एनर्जी व्हेन द इलेक्ट्रॉन चेंज ऑर्बिट। बिल्कुल ठीक है यार, अगर एनर्जी हमारे पास इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट चेंज कर रहा है तो एनर्जी अपन यही तो लगाएंगे ना, कि हमारे पास क्या होगा डेल्टा ई बराबर जो चेंज कर रहा है E2 माइनस E1, तो एनर्जी चेंज क्या लिखोगे E2 माइनस E1, वो हमारे पास कॉमन ले लो 2.178 इंटू 10⁻18, और जेड भी बाहर ले लो एक, अगर हाइड्रोजन के बारे में बात कर रहा है हाइड्रोजन एटम के बारे में, और क्या लिख दो 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, चेंज निकाल देंगे, बिल्कुल सही बात है। फॉर n1 द इलेक्ट्रॉन हैज मोर नेगेटिव एनर्जी, बिल्कुल ठीक है, देन इट does for n is equal to 6 which means the electron is more loosely bonded in the smallest allowed orbit। नहीं यार, जितना न्यूक्लियस के पास होता है न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन के ऊपर उतना ज्यादा होगा ना, उतना टाइटली बाउंड होगा, लूजली कहां बाउंड होगा। तो हमारे पास आगे भी पढ़ लेना यार, देख लो द नेगेटिव साइन इज इक्वेशन सिंपली मींस दैट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बाउंडेड टू द न्यूक्लियस इज लोअर देन द would be in the electron where the infinite distance of the nucleus, ठीक है। large the value of n larger the orbit radius, हाँ जितना n की वैल्यू ज्यादा होती जाएगी रेडियस उतना बढ़ता जाएगा, क्योंकि रेडियस आपने पढ़ा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। चलिए भाई, according to the Bohr theory which of the following transition in the hydrogen atom will give rise to the least energetic photon। अब ऊपर जाते हो तो हमारे पास ऊपर जाते जाते वो एनर्जी गैप हमारे पास क्या होता है कम होता जाता है, तो वहीं पे हमारे पास फोटॉन सबसे क्या होंगे कम एनर्जी वाले इमिट होंगे यार। तो जो सबसे ऊपर वाला ट्रांजिशन होगा उसी को देख लेते हैं यार। तो देखो हमारे पास पहला क्या है 6 से 1, नहीं यार 6 से 1 की तरफ चल रहे हो बहुत ज्यादा, हमारे पास सारी की सारी एनर्जी हर गैप की एनर्जी को हमारे पास इंक्लूड करना पड़ेगा, तो ये नहीं होगा। ऊपर 5 से 4 ये हो सकता है, चलो इसको रखते हैं, इसके ऊपर और भी कोई हो तो उसकी बात कर लेते हैं। 5 से 3, 5 से 3 इसमें 2, और 6 से 5, हाँ जितना ज्यादा ऊपर वाला होगा ट्रांजिशन उतना एनर्जी हमारे पास क्या आएगी मिनिमम आएगी। चलेगा भाई,
दूसरा आ जाओ, एनर्जी ऑफ सेकंड बोहर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 328 किलो जूल पर मोल, हेंस द एनर्जी ऑफ फोर्थ बोहर ऑर्बिट वुड बी। अब चौथे ऑर्बिट की एनर्जी पूछी गई है, और एनर्जी किसकी दी गई, सेकंड। एनर्जी क्या होती है, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, यही होता है। तो 13.6 35 जूल में रखोगे, जिसमें भी रखोगे कैंसिल हो जाएगा, तो अपन तो उसको नहीं रखेंगे क्योंकि वो कैंसिल हो जाएगा, तो अपन क्या रखते हैं, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। चलो हमारे पास चौथे ऑर्बिट, अब हाइड्रोजन तो हमारे पास कौन है, हाइड्रोजन दोनों जगह, तो फिर एन स्क्वायर का रहा। तो बताओ हमारे पास सबसे पहला अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोजन रहा जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और ऑर्बिट कौन सा रहा, चार, चार का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। नीचे आ जाए E2 जेड, एक हाइड्रोजन है और दूसरा ऑर्बिट है, तो दूसरा ऑर्बिट हमारे पास कितना हो जाएगा, काट दो, हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 बार चला जाएगा, तो E4 निकालना है। E2 हमारे पास कितना दिया है, 328 इज इक्वल टू, 328 को ऊपर लेके जाके पटको, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, E4 इज इक्वल टू -328 अपॉन 4, 8 32, 4 दूनी 8, ये हमारे पास कितना आएगा, -80। कर लोगे भाई, ये हमारे पास, चले भाई, चलिए आगे चलते हैं, और भी हमारे पास, तो देख लेना यार, थोड़ा सा एक ही टाइप के क्वेश्चन होंगे, तो मैं स्मूथली कर दूंगा उसको, अपन ट्राई करना घर पे आराम से बैठ के। द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इमिटेड व्हेन द इलेक्ट्रॉन फॉल फ्रॉम N1 to N4 to N1 इन अ हाइड्रोजन एटम विल बी, आयनाइजेशन एनर्जी इतनी दी है, एटम आपसे क्या पूछा गया, फ्रीक्वेंसी पूछा गया है, तो सबसे पहले एनर्जी निकाल लेते हैं यार, और एनर्जी निकालने के बाद अपन फ्रीक्वेंसी की बात कर लेंगे। तो कहाँ पे इलेक्ट्रॉन 4 to N1, the frequency of radiation emitted when the electron fall from N4 to N1 if hydrogen atom will be, आयनेशन एनर्जी की बात की गई, तो डेल्टा ई लिखते हैं, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 2.18 इंटू 10 की पावर -1 अपॉन N1 स्क्वायर -1 अपॉन N2 स्क्वायर, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 अपॉन N1 स्क्वायर 1, 1 अपॉन N2 स्क्वायर, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 4, 16। तो ऊपर लेके जाओगे, क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो हमारे पास जो डेल्टा ई आ जाएगा, हमारे पास कितना आ जाएगा, 2.18 इंटू 10 की पावर 18 इंटू 15 अपॉन, यहाँ सॉल्व करोगे एनर्जी आ जाएगी यार, और एनर्जी आने के बाद फिर अपन से क्या पूछा है, फ्रीक्वेंसी पूछा गया है, तो हमारे पास एनर्जी क्या होती है, E बराबर H इंटू न्यू, यहाँ से न्यू निकालना है अपन को, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, E अपॉन H, एनर्जी जो निकाले वो रखो, और यहाँ से H रखो, ये हमारे पास कैलकुलेट करके निकालोगे, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन फॉल फ्रॉम N1 to N4 to N1 इन द हाइड्रोजन एटम विल, एनर्जी यहाँ से निकाल लेना और ऊपर ले जाके हमारे पास रख देना, कैलकुलेट करना, ये हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा। ठीक भाई, कर लोगे, यहाँ पे एनर्जी जो निकाले हो, यहाँ से एनर्जी उठा के यहाँ पे रखो, और H की वैल्यू तुम जानते हो 6.6 इंटू 10 की पावर -34। इन हाइड्रोजन एटम एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इज 3.4 इलेक्ट्रॉन। हाँ, ये नया कॉन्सेप्ट है इसमें। अब एनर्जी की बात करें, काइनेटिक एनर्जी जो होती है ना यार, किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट की जो काइनेटिक एनर्जी होती है, वो हमारे पास क्या होती है, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट, माइनस लगा। तो अब किसकी पूछा गया, हाइड्रोजन एटम एनर्जी ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, मतलब सेकंड ऑर्बिट की काइनेटिक एनर्जी, तो अपन क्या लिखेंगे, एनर्जी ऑफ, ये हमारे पास एनर्जी कितना है, -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहाँ पे रखोगे माइनस, ये हमारे पास कितना दिया, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, ये हमारे पास क्या आता है, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कर लोगे हु मॉडिफाई बोहर थ्योरी बाय इंट्रोड्यूसिंग इलेप्टिकल ऑर्बिटल, इसके बारे में समरफील्ड साहब उन्होंने बताया था कि हमारे पास इलेप्टिकल ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं, तो ये हमारे पास चौथा ऑप्शन जाएगा, पूछा नहीं जाएगा, देख लेना, दिया गया तो ले लिए हैं। द बोहर मॉडल ऑफ एटम व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप N1 N3 हाउ मच एनर्जी विल बी इमिटेड और एब्जॉर्ब। अब ये तुम निकाल सकते हो यार, फिर वही हमारे पास रखोगे, सब कुछ जूल में रखो, निकालो और मल्टीप्लाई कर दो, तो फिर हमारे पास कितना आ जाएगा, 2.18 इंटू 10 की पावर 18 इंटू, ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 से 3, तो 1/1 माइनस 1/9, 8/9 आ जाएगा, तो रखोगे इसके हमारे पास 2.18 इंटू 10 की पावर 18 इंटू
8, नीचे हमारे पास क्या है 9, इसको हमारे पास क्या कर दो 10⁻7 जूल में है, इसको हमारे पास 10⁻7 कर दो, ये हमारे पास क्या आ जाएगा आर्ग्यूमेंट आंसर आ जाएगा। ठीक भाई, कर लोगे, देख लो मल्टीप्लाई कर लो, ये हमारे पास चौथा आएगा। ठीक, एनर्जी रखी हमने 2.18 इंटू 10⁻18 इंटू 1/n1 का स्क्वायर, और n1 कितना है 1, n2 का स्क्वायर इतना कितना है 3, तो कितना आ जाएगा 8/9, और ये हमारे पास जूल में रखे हैं, सब एनर्जी हमने जूल में रखी है, तो 10⁻7 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास किसमें आ गया आर्ग्यूमेंट। दूसरा जाओ, द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इतना दिया है, द रेडियस ऑफ लिथियम, अब यार तुम कर सकते हो यार, मैं फार्मूला दे रहा हूँ तुमको, कर लेना आराम से। ये हमारे पास रेडियस ऑफ लिथियम, कौन से ऑर्बिट की बात की, रेडियस ऑफ लिथियम, ग्राउंड स्टेट की बात की गई ना, द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज 0.53 एंगस्ट्रॉम, द रेडियस ऑफ द लिथियम आयन एटॉमिक इतना इन द सिमिलर स्टेट, हाँ सिमिलर स्टेट, ग्राउंड स्टेट की बात की गई है, कौन है लिथियम डाइपॉजिटिव, ये निकालना है, अपॉन ये हमारे पास हाइड्रोजन का आपको दिया है, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, रख दो हमारे पास कितना, वही एन स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर, ये हमारे पास लिथियम है, तो लिथियम के लिए एन पहला ऑर्बिट है, एन की वैल्यू 1 हो जाएगा, और लिथियम के लिए हमारे पास जेड कितना होता है 3, हाइड्रोजन 1 और पहले ऑर्बिट में है, ये हाइड्रोजन का रेडियस दिया है और इसका रेडियस आपसे पूछा गया है, इसको उठा के लेके जाओ ऊपर, तो ऊपर चला जाएगा, और दिया कितना है 0.53, नीचे हमारे पास कितना है 3, रखोगे कैलकुलेट करोगे आंसर निकल के आ जाएगा, ये भी हमारे पास। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एन ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, अब एनर्जी होती है यार, एनर्जी तुम पढ़े हो, एनर्जी कोई nth ऑर्बिट के हमारे पास कितनी होती है -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, अगर हाइड्रोजन एटम की बात करो तो जेड 1 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा -13.6 अपॉन एन स्क्वायर, देख लेना जो आंसर होगा। नेक्स्ट आ जाओ, द स्पेक्ट्रम ऑफ हीलियम इज एक्सपेक्टेड टू द सिमिलर, मैंने तुमसे पढ़ाते हुए स्पेक्ट्रम पढ़ाते हुए कहा था कि स्पेक्ट्रम किसी का भी बन सकता है यार, जिसका बनाना चाहो स्पेक्ट्रम सबका बन सकता है, तो स्पेक्ट्रम अपन किसी का भी बना सकते हैं यार, तो हीलियम के स्पेक्ट्रम की बात की तो वहां पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 2, तो लिथियम के पास इलेक्ट्रॉन भी कितने होते हैं 2, तो सिमिलर स्पेक्ट्रम बन के आएगा। R is the radius of first orbit, the radius of nth orbit, यार अब nth orbit की फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस r बोल दिया गया है, तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट रखो, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट अपॉन रेडियस फर्स्ट ऑर्बिट, ये हमारे पास क्या होता है n स्क्वायर अपॉन जेड, अब जेड हमारे पास सेम होगा क्योंकि हाइड्रोजन है सब, तो फिर हमारे पास रेडियस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, n स्क्वायर का होगा, तो n स्क्वायर nth ऑर्बिट का रखो, तो हमारे पास nth ऑर्बिट का क्या आ जाएगा रेडियस n स्क्वायर n स्क्वायर, 0.66 किलोग्राम बॉल केजी बॉल इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 100 मीटर सेकेंड, मीटर में दिया है यार, अगर मीटर में कभी दिया जाए आपको तो डायरेक्ट जो हमारे पास मास रखोगे वो किलोग्राम में रखोगे, और स्पीड मीटर पर सेकंड में रखोगे, और एच की वैल्यू हमारे पास जूल सेकंड में रखोगे, आपको मीटर में आंसर मिल जाएगा। लेकिन अभी कभी ग्राम में दिया हो और आंसर आपको सेंटीमीटर में हो तो उसको हमारे पास ग्राम में रखो, और 6.6 को अर्ग सेकंड में रखो, और हमारे पास स्पीड को सेंटीमीटर पर सेकंड में रखो, आपको डायरेक्ट आंसर सेंटीमीटर मिल जाएगा। ग्राम में दिया है तो अपन लग देते हैं लैम्डा बराबर h अपॉन mv, यही होता है यार, h की वैल्यू दी है आपको 6.6 इंटू 10 की पावर -34, ये रहा, और मास हमारे पास कितना है 0.66, और वेलोसिटी कितनी है 100 मीटर, कैलकुलेट कर लो, यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 1 इंटू 10 की पावर -35, ऐसे ही आएगा, ये हमारे पास काटो पीटो 100 है, ये 66 हो गया, ऊपर 6.6, नीचे हमारे पास कितना 66 इंटू 10 की पावर -34, काट दो, ये हमारे पास 0.1 चला गया, 1 इंटू 10 की पावर -35, ये कट जाएगा। ठीक भाई, तो ये कुछ ऐसे से क्वेश्चन है, द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड मोमेंटम आर इक्वल देन अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, अब कहा जा रहा है कि मोमेंटम, ये अपन ने पढ़ा था यार, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, ये जो होता है हमारे पास कितना होता है इज इक्वल टू h अपॉन 4 मैंने आपको बताया था यार, अगर न्यूमेरिकल के पर्पस से बात करेंगे तो अपन क्या लगाएं इक्वल साइन, नहीं तो हमारे पास जो अनसर्टेनिटी आती है ना जहाँ, वो हमारे पास कितनी आती है ग्रेटर देन इज इक्वल टू h अपॉन 4,
वही फार्मूला अपन ने चिपकाया है। अब दोनों बराबर है तो मैं इसको लिख दूं क्या, डेल्टा पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच अपान 4 पाई। अगर स्क्वायर हटाएंगे तो हमारे पास क्या बन के आ जाएगा, डेल्टा पी इज इक्वल टू अंडर रूट एच अपॉन 4 पाई। और डेल्टा पी को क्या लिखते हो, एम इंटू डेल्टा वी। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, अंडर रूट एच अपॉन 4 पाई। एम को इधर लेके आ जाओ और 4 को बाहर निकालोगे तो रूट से बाहर आएगा तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 2। तो डेल्टा वी हमारे पास कितना हो जाएगा, 1/2m। उधर हमारे पास क्या बचा, एच अपॉन, हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक भाई। आगे हमारे पास लिखा नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। इसमें पूछा गया यार, ये हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। और अगर एटम न्यूट्रल है तो यही हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ऊपर वाला माइनस नीचे वाला कर देते तो हमारे पास क्या हो जाता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो देखो क्या क्या पूछा, प्रोटॉन, प्रोटॉन हमारे पास कितना होगा, 71। न्यूट्रॉन ऊपर वाला 175 में से 71 माइनस करो कितना आ जाएगा, 104। और हमारे पास इलेक्ट्रॉन का भी नंबर न्यूट्रल है तो 71, 104, 71। फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर ऑफ आयन विच इज नॉट आइसो इलेक्ट्रॉन पेयर। कहा जा रहा है आइसो इलेक्ट्रॉन कौन नहीं है। आइसो इलेक्ट्रॉन का मतलब आपको समझाया था यार कि जिसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम हो वो क्या कहलाते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉन आपस में। तो आइसो इलेक्ट्रॉन ही आपको देखने हैं। तो देखिए हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन क्या लिखा है, Fe आयरन कितना होता है 26, 2 इलेक्ट्रॉन आप निकाल दियो तो कितना बचा। मैग्नीज हमारे पास कितना होता है 25, 2 इलेक्ट्रॉन आप निकाल दियो कितना बचा 23। ये आइसो इलेक्ट्रॉन नहीं। और देख लेना ऑक्सीजन हमारे पास -2 है, फ्लोरीन कितना है -1। तो ऑक्सीजन 8 होता है, 2 ऐड कर दिया कितना हो गया 10। फ्लोरीन 9 होता है, 1 ऐड कर दिया 10। सारे के सारे हैं यार। कहा गया सिलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग एटम ऑफ एलिमेंट आर कंपोज्ड ऑफ 2 फंडामेंटल पार्टिकल। गलत है यार। दूसरा लिखा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 × 10⁻31 kg। सही है। ऑल द आइसोटॉप ऑफ अ गिवन एलिमेंट सो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या होती हैं, सेम होती हैं। आगे लिखा है हमारे पास द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स। नहीं, गलत है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बोला जाता है। और नेक्स्ट बोला गया हमारे पास डाल्टन एटॉमिक थ्योरी रिगार्डेड द एटम एज एन अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर। आपको मैंने पढ़ाया था कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी और वहां पे बताया था। तो हमारे पास सही कौन हो जाएगा, बी, सी और ई। ऑप्शन यहाँ पे हट गया यार, मिट गया, देख लेना अपने हिसाब से। ठीक भाई, ये हमारे पास स्टेटमेंट में आ गया। बेरिलियम इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस। बेरिलियम कौन सा हमारे पास किसके आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। तो बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 निकाल दिया आपने तो बचे कितने, 2। अब 2 वाले ढूंढ लो। लिथियम के पास 3 होता है, 3 में से आपने 1 निकाल दिया, इसके पास भी 2 बच गए। क्वेश्चन दिए जाते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आर CO, ये हमारे पास क्या है Cl-, और हमारे पास क्या है NO और C2-2। ये हमारे पास कुछ एग्जांपल लिखे हैं, अब देखना है आपको आइसो इलेक्ट्रॉन। और आइसो इलेक्ट्रॉन का मतलब आप समझते हो ना यार, आइसो इलेक्ट्रॉन का मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि जहां इलेक्ट्रॉन के नंबर सेम होते हैं उसी को क्या बोला जाता है, आइसो इलेक्ट्रॉन। उसे क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉन। तो आइसो इलेक्ट्रॉन हमारे पास देखो, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन कितना होता है 6, ऑक्सीजन कितना होता है 8, 8 6 14, हमारे पास कितना आ गया 14। इधर आ जाओ, कार्बन कितना होता है 6, नाइट्रोजन कितना होता है 7, 7 6 13 और 1 माइनस रखने का मतलब 14, ये भी हो गया। दूसरा आ जाए, ऑक्सीजन कितना होता है 8, नाइट्रोजन कितना होता है 7, 8 7 15, 1 प्लस का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन चला गया तो हमारे पास कितना 14। कार्बन कितना होता है 6, 2 कार्बन है तो 6 दूनी 12 और -2 आप रखे हो तो कितना हो गया 14। भाई तो कैलकुलेशन ही यार रहती है यार, कुछ करना होता है। व्हाट इज द आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद CO। अब CO तुम ढूंढ लो, CO हमारे पास कितना है 8 और 6 14, 14 इलेक्ट्रॉन वाले देख लो यार इसमें से। Which of the following is not isoelectronic with O-2। O-2 के आइसो इलेक्ट्रॉन कौन नहीं होगा, O ऑक्सीजन 8 होता है, 2 और रख दिए 10 हो गया। अब 10 जितने वाले होंगे सब हमारे पास आइसो इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाइट्रोजन 7 होता है, 3 ऐड कर दिया 7 3 10। सोडियम 11 होता है, 1 निकाल दिया 10। फ्लोरीन 9 होता है, 1 ऐड कर दिया 10। ये सारे के सारे बचे हुए हैं। अब देखो रखा है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ फोटोकेमिकल इक्विवेलेंस द एनर्जी एब्जॉर्ब इन अर्ग मोल इज गिवन एज। मोल में बोल दिया यार एनर्जी, ये को हमारे पास फार्मूला ये बराबर NHc/λ। ये n की वैल्यू हमारे पास दिया है, कितना दिया है 6 n मोल बोला है तो n की वैल्यू हमारे पास कितना हो जाएगी मोल, n रख दो इसको।
ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एन अवोगाड्रो नंबर। रख दो हमारे पास कितना है 6.6 इंटू 10 की पावर 27 अर्ग, और स्पीड कितना दिया है 3 इंटू 10 की पावर 10 सेंटीमीटर, सब उसी में रखा है, मोल भी हमारे पास रखा है, कैलकुलेट करिए। इतना तो कर ही सकते हो यार, इतनी उम्मीद तुमसे की जाती है, कैलकुलेट करिए, ये हमारे पास निकल के आ जाएगा। मैं रख दे रहा हूँ, लो एक मिनट तो डाटा भी रख दे रहा हूँ, ये हमारे पास कितना है 6.6, आसानी से कैलकुलेट किया करो यार, जब डाटा दूर दूर दिखे तो 6 डायरेक्ट रख दो, 6.6 रखने इंटू 10 की पावर 23, 6.02 मोल, 6.02। ये हमारे पास h की वैल्यू 6 इंटू 10 की पावर 34 कितना है 27, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 की पावर माइनस 10 अपॉन लेमडा, लेमडा के फॉर्म में दिया है, इसको रख के कैलकुलेट कर लिए, ये हमारे पास कितना आ जाएगा 1.19 इंटू 10 की पावर 8। ठीक भाई, द वैल्यू ऑफ प्लैंक कांस्टेंट इज इतना दिया है, डबल, अच्छा इसको 17 कर लेना यार, ये कंफ्यूज हो जाता है फिर बाद में, 17 प्लस में द स्पीड ऑफ लाइट इज, अब ये भी पूछा है स्पीड ऑफ लाइट इतनी दी है, विच वैल्यू इज क्लोजेस्ट टू द वेवलेंथ इन नैनोमीटर। अब फिर वही क्वेश्चन है हमारे पास यार, फिर से हमारे पास लगाओ, न्यू बराबर क्या होता है सी बाई लेमडा, सी हमारे पास कितना है 3 इंटू 10 की पावर 70, फिर इस लेमडा निकालना है तो लेमडा इधर ले जाते हैं, फ्रीक्वेंसी इधर लेके आते हैं, फ्रीक्वेंसी कितनी दी है, लाइट विथ फ्रीक्वेंसी 6 इंटू 10 की पावर 15, 15 को ऊपर लेके जाओगे हमारे पास -15 हो जाएगा, 2 बचेगा, इसको काटोगे 0.5, 6 इंटू 10 की पावर 2, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा 50 नैनोमीटर। ये ऑप्शन है पहला ऑप्शन, ठीक, कर लोगे ना भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ट्रांजिशन इन द स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन एटम फॉल इन द विजिबल रीजन, यार तो मैं बताया था, लाइमन हमारे पास क्या होता है अल्ट्रावायलेट, बामर हमारे पास क्या होता है विजिबल, एनर्जी दी है जूल, ए कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ इज, अब वेवलेंथ कैलकुलेट करना है यार, एनर्जी दी है आपसे और आपसे कहा कि वेवलेंथ बताइए, तो एच सी बाई लेमडा, तो लेमडा बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा एच सी अपॉन ई, ये रखो 19.8 इंटू 10 की पावर -26, मैं डायरेक्ट रख रहा हूँ यार, क्योंकि एच रखोगे और ई रखोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 13 पॉइंट, ये हमारे पास 3.03 इंटू 10 की पावर -19, काटो पीटो हमारे पास आंसर निकल आ जाएगा यार 656। ठीक, कर लोगे ना, 600 के करीब, हाँ ठीक है, ऐसे रख देना, निकाल लेना यहाँ से। नेक्स्ट आ जाओ, व्हाट विल बी द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इन द बामर लाइन, अब ये फिर फार्मूला दिया है, अब बामर लाइन के निकालना है, ये हमारे पास रहा बामर इजिकल टू क्या होता है आर 1/n1² माइनस 1/n2², n1 स्क्वायर लाइमन के लिए, बामर के लिए हमारे पास क्या होता है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, बामर के लिए जानते हो ना यार n1 की वैल्यू कितनी होती है 2, और किस क्या बोला है कि व्हाट इज विद लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का मतलब एनर्जी मिनिमम, एनर्जी मिनिमम कौन सी लाइन में होती है फर्स्ट लाइन में ही तो होती है, पहली लाइन में एनर्जी सबसे कम होती है, तो वेवलेंथ मैक्सिमम का मतलब एनर्जी मिनिमम है, तो अगर हमारे पास फर्स्ट लाइन बामर की बात की जा रही है तो बामर के लिए n1 की वैल्यू 2, तो उसमें एक ऐड कर दोगे कहां पर आ जाओगे 3, तो n2 की वैल्यू कितना हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर, ये हमारे पास सॉल्व कर लो, ये हमारे पास कितना आ जाएगा 5/36, तो 1 लेमडा इज इक्वल टू 5/36, तो यहाँ से लेमडा लिखेंगे तो लेमडा उल्टा कर दो सब, 36/5 इंटू 1/r, और 1/r तुम जानते हो यार, तुम्हें 1/r की वैल्यू मैंने बताई थी कितना होता है 912 एंगस्ट्रॉम, रखोगे एंगस्ट्रॉम में आएगा और उसको हमारे पास सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा नैनोमीटर में, जितना आएगा उसमें से एक कम कर देना, हमारे पास 10 की पावर -9 पे पहुंच जाओगे, 10 है वो। द हाइड्रोजन एटम डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड बोहर ऑर्बिट इज, अब ये दिया हुआ है यार तुमसे, सेकंड बोहर ऑर्बिट का पूछा गया है, अभी अभी तुम लिखे हो कि सेकंड हमारे पास बोहर ऑर्बिट, ये हमारे पास क्या होता है n² अपॉन, ये कितना दिया है 15.9, n², कौन सा सेकंड ऑर्बिट की बात की जा रही है, तो n की स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना रखोगे 4 इंटू 15.9, इसको कैलकुलेट करोगे तो 211, the hydrogen atom, the de Broglie wavelength of
एन इलेक्ट्रॉन इन द सेकंड बोहर ऑर्बिट। सेकंड के लिए पूछा गया है, एन स्क्वायर अपॉन आर रख दो, क्योंकि हाइड्रोजन है, एन की वैल्यू भी जेड एक के वैल्यू बराबर होगी और जेड की वैल्यू भी एक के बराबर होगी, तो एक से एक कैंसिल हो जाएगा। नीचे हमारे पास ये रखा आर, ये आर को उधर ले जाके फेंके और एन से डिवाइड कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास कितना आ गया, रेडियस। अब आ जाते हैं यार क्वांटम नंबर। ये एक एंगुलर नोड का क्वेश्चन दिया है, इसको भी करा देते हैं, तुम्हें देख लेना। एंगुलर नोड, टोटल नोड पूछा गया है, द एंगुलर नोड एंड टोटल नोड। अब एंगुलर नोड और टोटल नोड का फंडा तुम्हें समझाया था यार। एंगुलर नोड बताइए क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि एंगुलर नोड हमारे पास क्या होता है, एल के बराबर। रेडियल नोड पढ़ाया था, एंगुलर नोड, दो नोड की बात की थी यार। एक हमारे पास क्या था, रेडियल नोड, और एक हमारे पास क्या होता है, एंगुलर नोड। तो जो एंगुलर नोड होता है ना, वो हमारे पास किसके बराबर होता है, एल के बराबर। और जो टोटल नोड होता है ना, वो हमारे पास क्या होता है, एन माइनस वन के बराबर। अब पूछा गया है कि ऑर्बिटल हैविंग 3 एंगुलर नोड एंड 3 टोटल नोड, एंगुलर नोड भी 3 हो और टोटल नोड भी 3 हो, बताओ वो हमारे पास। तो चलो देखते हैं, हमारे पास 5p। अब 5 एल की, पी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है यार, पी का मतलब एल की वैल्यू कितनी है, 1 के बराबर, तो ये तो नहीं हो सकता, 3 वाला ढूंढना है। डी के लिए एल की वैल्यू कितनी होती है, 2, ये भी नहीं हो सकता। एफ के लिए एल की वैल्यू कितनी होगी, 3, यही हमारे पास है, और तो कहीं है भी नहीं, आप एक ही निकाल लोगे तब पर भी काम चल जाएगा। और टोटल नोड क्या होता है, n माइनस वन, तो n की वैल्यू कितनी है, 4, और 4 में से 1 माइनस करोगे, 4 माइनस 1, तो ये भी कितना आ जाएगा, टोटल नोड भी 3 आ जाएगी। यही हमारे पास होता है। ये अलग से क्वेश्चन था, इसको भी देख लेना, 2019 का, ये हमारे पास। अब ये लो, एक ये भी क्वेश्चन है, ये अलग सा है। अब बाकी तुम कर लेना यार, सारे के सारे मैं बता दे रहा हूँ, तब कर लेना। 4d 5p 5f एंड 6p ऑर्बिटल आर अरेंज द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एनर्जी। n प्लस एल रूल लगाओ और देखो हमारे पास सबसे एनर्जी ज्यादा किसकी होगी। तो हमारे पास n प्लस एल यहाँ पे कितना होगा, 5, और l कितना होता है इसके लिए, 3, 8। यहाँ पे आ जाओ 4d में, ये हमारे पास n की वैल्यू कितना है, 4, और d के लिए 2 होता है, 4 2 6। आ जाओ 6p में, ये हमारे पास कितना होगा, 5 n की वैल्यू, और p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 1, 5 1 6। यहाँ पे आ जाओ, n की वैल्यू कितनी है, 6, और p के लिए 1 होता है, 7। तो सबसे पहले हमारे पास कौन आएगा एनर्जी ज्यादा, 8 वाले की। फिर एनर्जी किसकी आएगी, 7 वाले की। फिर 6 6 दोनों है। अब 6 6 जब दोनों आ जाते हैं ना, तो कहा जाता है जिसका n नंबर ऑफ ऑर्बिटल ज्यादा हो, उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। तो हमारे पास फिर कौन आ जाएगा, 5p, मतलब 5, अब डायरेक्ट लिख दे रहा हूं 5p, फिर हमारे पास 4d। कर लोगे भाई। द आइडेंटिफिकेट करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, कहा जा रहा है इसमें से कौन सा करेक्ट है यार। ऑल द 5 ऑर्बिटल आर डिफरेंट इन साइज व्हेन कंपेयर टू द रिस्पेक्टिव 4d ऑर्बिटल। साइज अलग हो गया यार, सही बात है। ऑल द 5d ऑर्बिटल हैव शेप सिमिलर टू द रिस्पेक्टिव 3d। अब 5 डिब्बे, उसके पास भी 5 डिब्बे और d वाले हैं, तो सारे के सारे शेप क्या होगा, सेम होगा। इन एन एटम ऑल द 5 3d ऑर्बिटल आर इक्वल इन एनर्जी इन फ्री स्टेट। हाँ, एनर्जी सबके बराबर होगी फ्री स्टेट में। नेक्स्ट लिखा गया द शेप ऑफ डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड ऑर्बिटल सिमिलर टू ईच अदर, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। नहीं यार, यहाँ पे जो ऑर्बिटल होते हैं ना, एक्सिस के अलॉन्ग होते हैं, और वहां पे हमारे पास जो डी जेड स्क्वायर होता है ना, वहां पे हमारे पास ऑर्बिटल कुछ ऐसे बने होते हैं, ऐसे लगा के, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिंग के फॉर्म में। ये सब कुछ चेंज हो जाता है यार, तो हमारे पास चौथा ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब ये नीट 2023 का क्वेश्चन दिया था, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m। ये हमारे पास क्या होता है, 2l प्लस 1, यही ऑर्बिटल वाले होते हैं ना यार, यही हमारे पास ऑर्बिटल कैलकुलेट कराया था, यही हमारे पास है 2l प्लस 1, जिसमें इलेक्ट्रॉन मैंने कहा 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो अपन यहां से निकालेंगे तो 2l किसके बराबर आ जाएगा, 2l इज इक्वल टू आ जाएगा n माइनस 1 के बराबर। इनको उधर लेके जाएं, तो यहां से जब l निकालेंगे तो l कितना आ जाएगा, n माइनस 1 अपॉन, ये नीट 2023 का क्वेश्चन था यार। अब तुम करते रहना यार, देखना हमारे पास सारे के सारे थ्योरेटिकल हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डू नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ बोहर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। बोहर के लिए कौन सा सही नहीं है। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट इज क्वांटाइज, बिल्कुल सही है। उन्होंने कहा था कि अगर इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में टहलेगा तो एनर्जी फिक्स होगी, क्वांटाइज होगी, उन्होंने बोला था। द इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस हैज लोवेस्ट एनर्जी, जितना न्यूक्लियस के पास होगा उतना टाइटली बाउंड होगा, एनर्जी उतनी कम होगी। हायर ऑर्बिट की तरफ जाएंगे, एनर्जी बढ़ती जाएगी। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन द डिफरेंट ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, अभी बोहर ने बताया था। दूसरा, द पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट कैन नॉट डिटरमाइन साइमल्टेनियसली,
तो ये हमारे पास हाइजेनबर्ग साहब ने बताया था यार, गलत हो जाएगा। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ पार्टिकल विद मास 1 ग्राम वेलोसिटी मीटर सेकंड, आपको मीटर में दिया गया है, मास किलोग्राम में रखिए और आप एच को कितना रखिए, जूल सेकंड में रखिए, और आपके पास डायरेक्ट हमारे पास क्या आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी। आप कर सकते हो ये, अब मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, एच अपॉन एम वी, मास किलोग्राम में, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में, इसको जूल सेकंड में रखिए, हमारे पास यहाँ से लेमडा कैलकुलेट करिए, लेमडा आ जाएगा। कर लोगे भाई? और अगर अगर मैं कहता हूं कि सेंटीमीटर में आंसर होता तो इसको मैं ग्राम में रखता, इसको सेंटीमीटर पर सेकंड में रखता, इसको अर्ग सेकंड में रखता, और हमारे पास डायरेक्ट सेंटीमीटर में आंसर आ जाता। तो डायरेक्ट रखना चाहो तो डायरेक्ट निकाल सकते हो यार। द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 into 10 की पावर माइनस 31 kg, प्लैंक कांस्टेंट इज 6.6 into 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकंड, द अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन द मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी विद इन द डिस्टेंस ऑफ 0.1। अब यार ये सब कुछ दिया है यार, अब ये भी तुम्हें कैलकुलेट करना है, मैं फार्मूले के साथ डाटा रख दे रहा हूँ, कैलकुलेशन तुम्हें करना है यार। ये हमारे पास क्या निकालना है, डिस्टेंस दिया है, आपसे पूछा गया है द मास इतना इलेक्ट्रॉन का दिया है, प्लैंक कांस्टेंट इतना है, द अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व इन द मेजरमेंट ऑफ वेलोसिटी, डेल्टा वी निकालना है। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, h अपॉन 4 पाई इंटू डेल्टा एक्स। देखिए अब ये आया कहां से यार, ये कोई तूफानी पानी नहीं, कहीं से आया नहीं, वो अपन ने इक्वेशन लिखा था अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हाइजेनबर्ग, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, ये लिखा था ना आपने, एच अपॉन 4 पाई। तो ये रहा हमारे पास एच है, ये डेल्टा पी को अपन क्या लिख सकते हैं, एम इंटू डेल्टा वी, तो एम को लिख दिया डेल्टा वी के फॉर्म में, वी को इधर ही रखा, एम को उधर ले गया, एक्स को इधर ले गया, तो हमारे पास डेल्टा वी कितना बन गया है, एच अपॉन 4 पाई एम इंटू डेल्टा एक्स, सारी की सारी वैल्यू उठा के चिपका दो, सब कुछ दिया है आपको यार। आपको एच दिया है 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34, 4 पाई हमारे पास 22 अपॉन 7 रख लो, या फिर हमारे पास कितना रख लो 3.14, मास दिया गया है 9 इंटू 10 की पावर 31, और हमारे पास वेलोसिटी कितना है 0.1 एंगस्ट्रॉम, उसको रख दो एंगस्ट्रॉम को मीटर में, लो रख भी दे रहा हूँ, 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 अपॉन ये रहा 4 पाई, हमारे पास कितना होता है 22.7, ये हमारे पास कितना होता है, मास दिया है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg, और कितना है 0.1 एंगस्ट्रॉम, 0.1 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। कर लोगे भाई? ये हमारे पास पहला आंसर सॉल्व करोगे तो निकल के आ जाएगा। ठीक, द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इतना दिया है, मूविंग विद वेलोसिटी इतना से, द एक्यूरेट एज 0.1, तो सबसे पहले डेल्टा वी निकाल लो। अब डेल्टा वी हमारे पास निकालोगे तो डेल्टा वी हमारे पास कितना आएगा, ये कितनी वेलोसिटी कितनी है, 3 इंटू 10 की पावर 4 सेंटीमीटर, और एक्यूरेसी कितनी है 0.001 अपॉन 100, यहां से हमारे पास क्या निकाल लो, वेलोसिटी निकाल लो, डेल्टा वी आ जाएगा। अब उसके बाद रख दो, हमारे पास पूछा गया अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा एक्स पूछा गया आपसे, एच अपॉन 4 पाई एम इंटू डेल्टा, ये रखो, कैलकुलेट करो, आंसर निकल आ जाएगा यहाँ, चलेगा भाई। 1.93 जब कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 के समथिंग, ये हमारे पास सारे का सारा डाटा रखो, कैलकुलेट करो, आंसर निकालो, और ये हमारे पास कितना आ जाएगा 1.93, मतलब 2 के समथिंग आएगा, तो तुम्हारा जहाँ 2 आ जाए वो समझ लो वैसे ही है। डाटा जब डाटा ऑप्शन दूर दूर दिए हो तो एग्जैक्ट डाटा एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं की जाती यार, ठीक है। फिर वही अनसर्टेनिटी वाला यार, द अनसर्टेनिटी ऑफ मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इतना, मोमेंटम दिया हुआ है, द अनसर्टेनिटी पोजीशन विल बी, मोमेंटम दिया है, ये भी क्वेश्चन वही है यार, मोमेंटम दे दिया गया, डेल्टा पी दिया है, डेल्टा एक्स पूछा गया है, तो एच अपॉन 4 पाई इंटू डेल्टा पी, मोमेंटम दिया है आपको, यहाँ मोमेंटम रखो और कैलकुलेट करो, आंसर निकालो, आंसर आ जाएगा, चलेगा? कर लोगे भाई? ये हमारे पास द पोजीशन ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन एंड हीलियम आइटम इज known within 1 nanometer, further the momentum of an electron is known with 5 into 10 की पावर माइनस 26 किलोग्राम kg मीटर सेकेंड इनवर्स, द मिनिमम अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ द मोमेंटम ऑफ हीलियम एटम, और तुम जानते हो यार डेल्टा एक्स और डेल्टा पी का प्रोडक्ट हमारे पास क्या होता है, सेम होता है, डेल्टा ई और जो डेल्टा पी होता है उसका प्रोडक्ट हमारे पास कांस्टेंट होता है, सेम होता है, तो जो मोमेंटम उसका पहले होगा वही मोमेंटम बाद में भी होगा, यही वाला। अरे ये लिखो ना, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, इसका जो प्रोडक्ट आता है वो हमारे पास क्या आता है, कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट आता है, तो हमारे पास इधर उधर करोगे तो
करके निकालोगे तो वही आएगा। दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है, तो जो मोमेंटम हमारे पास बोथ इलेक्ट्रॉन हीलियम एटम विद इन द पोजीशन ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन एंड हीलियम, जो इलेक्ट्रॉन का होगा वही हीलियम, जो हीलियम का वही इलेक्ट्रॉन का। ठीक। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पोजीशन इज एसोसिएटेड विद द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम व्हिच इज इक्वल टू इतना दिया है, द अनसर्टेनिटी इन इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी डेल्टा, मोमेंटम दिया हुआ है यार, और मोमेंटम हमारे पास कितना दिया है, ये हमारे पास कितना है 1 × 10⁻⁻18, ये है ना यार। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, m × डेल्टा वी इज इक्वल टू 1 × 10⁻18, तो डेल्टा वी निकालेंगे तो डेल्टा वी कितना आ जाएगा, तो डेल्टा वी हमारे पास आ जाएगा 1 × 10⁻18 अपॉन मास, मास कितना होता है 9.1 × 10⁻28 ग्राम दिया है, निकालोगे यहाँ सेंटीमीटर में आ जाएगा, रख दो कैलकुलेट करो, ये हमारे पास क्या आएगा सेंटीमीटर पर सेकंड में आ जाएगा, ग्राम से ग्राम कट जाएगा, सेंटीमीटर पर सेकंड में। ठीक भाई, इसको कैलकुलेट कर लेना, ये हमारे पास कितना आता है 1, कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास 1 × 10⁻9 आ जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन फिल करने की बात है यार, कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉन जब भी फिल करो, एस से फिल करो और पी पे जाओ, और बीच में सबसे पहले हमारे पास एफ भरो, लेकिन जब एफ भरोगे तो n-2 वाला एफ भरो, कितना वाला n-2 वाला, और जब डी भरो तो कौन सा भरो n-1d वाला, तो ns np क्या हो जाएगा ns, फिर हमारे पास क्या हो जाएगा np, लास्ट पहले हमारे पास कौन आएगा n-2 f, फिर कौन आएगा n-1। ये जब तुम्हें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे ना, तो वहां पे पढ़ाएंगे कि इलेक्ट्रॉन कैसे फिल किए जाते हैं। तो सबसे पहले s वाला भरो, लास्ट में p वाला भरो, बीच में पहले f वाला भरो, लेकिन जब f वाला भरो तो n-2 वाला, और जब d वाला भरो तो n-1d वाला। देख लो ns n-2f n-1d फिर np। नेक्स्ट आ जाओ, अब क्वांटम नंबर के बारे में पूछा, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी एसोसिएटेड विद द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर, L 3 दिया है। अब अगर तुम्हें m दे के इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछे, या फिर हमारे पास किसके बारे में पूछे, तो m कभी भी दे और तुमसे इलेक्ट्रॉन पूछे, 2 आंख बंद करके 2 लगा चले आओ, वही हमारे पास सही होगा। और देख लो मैं क्वांटम नंबर लिख देता हूँ, इसलिए मैं कहूँ फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, क्वांटम नंबर लिखो n3, इसका मतलब तीसरा ऑर्बिट है, L1 इसका मतलब p है, और p में हमारे पास 3 डिब्बे होते हैं यार, एक हमारे पास कौन होता है -1 0 +1, क्योंकि p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है यार, p के लिए l की वैल्यू होती है 1, p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है 1, और ये जो डिब्बे होते हैं ना, ये जो डिब्बा खाना बना है, ये कौन बताता है, m बताता है, और m की वैल्यू कितनी होती है -l2 + l, तो -l -1 2 + 1 -1 0 + 1, -1 वाला एक ही डिब्बा है, और एक डिब्बे में कितने इलेक्ट्रॉन रखोगे। द करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर कैन बी वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ रुबिडियम 37 है। अब 37 है हमारे पास 37 के अंदर कौन सी यूनिट गैस आती है 36। अब कौन सी यूनिट गैस यूज की हो, हीलियम, नियॉन, आर्गन और क्रिप्टन, तीसरी यूज की हो तो क्या आ जाएगा 5s, और कितने इलेक्ट्रॉन भरे हो, एक इलेक्ट्रॉन बचा है तो एक इलेक्ट्रॉन भर दिए, ये हमारे पास क्या जाएगा 5s1। अब इसके लिए हमारे पास क्वांटम नंबर बताने हैं चारों, तो हमारे पास ऑर्बिट कौन सा है 5वां, s के लिए l कितना होता है 0, और 0 है l, तो m भी कितना होगा 0, और इलेक्ट्रॉन कितना है 1, तो या तो +½ या तो -½ 5 0 0 +½ -½ द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन इन Fe। अब इसको तुम मैच कराओ यार, 26 कॉन्फ़िगरेशन लिखो, और लिखने के बाद हमारे पास देखो कि इसमें हमारे पास डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, और उसके बाद इनमें से सब में मैच कराओ कि हमारे पास उतने ही इलेक्ट्रॉन इनके किस सबसेल में है, डी में है, पी में है, एस में है, या फिर पी इलेक्ट्रॉन इन क्लोरीन में है, ये भरिए और करिए। एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल। अब ये एग्जांपल भी दिया था यार, एंगुलर मोमेंटम होता क्या हमारे पास L × L+1, और इसको छाता पहना के क्या लिख दें 2/h/2π, L की वैल्यू 2, ये हमारे पास कितना होगा 2 + 1 h/2π, ये हमारे पास 2 3 4 √6 h/√6, और h/π को अपन क्या लिखते हैं h डैश से, तो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं h डैश, ये हमारे पास है √6 h हैज, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। द इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाइड द सेम ऑर्बिटल आर डिस्टिंक्ट। अगर एक ही डिब्बे के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रखे हैं तो उनको अलग करने का काम जो क्वांटम नंबर करता है वो s करता है यार। s हमें स्पिन के बारे में बताता है कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज,
तो हमारे पास कौन आ जाएगा, स्पिन क्वांटम नंबर। नेक्स्ट हमारे पास ये एनर्जी ऑर्बिट, n प्लस एल रूल देख लीजिए, भर दीजिए, जिसका n प्लस एल ज्यादा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, और एनर्जी के ऑर्डर में जमाना है, इंक्रीजिंग एनर्जी का ऑर्डर। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट परमिसिबल क्वांटम नंबर है, उसमें से कौन सा ही नहीं है, तो n की वैल्यू 5, l की वैल्यू 3, ठीक है, ठीक है। आपने कहा था कि जो l की वैल्यू होती है कितनी होती है, 0 to n-1, तो अगर n 5 है तो l 3 हो सकता है, m 0 हो सकता है, क्योंकि अगर l हमारे पास जो कि l की वैल्यू 3 है तो m की वैल्यू कितना आ जाएगी, -3 टू +3, और उसके अंदर 0 आता है, इलेक्ट्रॉन वो है n3 l2 m3, जब l2 है तो m क्या 3 हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, गलत है। दूसरा n3 वही ऊपर वाला ऑप्शन रिपीट हो गया है, तो दूसरा हमारे पास यही क्वांटम नंबर क्या है, गलत। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कैन फिट इन द ऑर्बिटल फॉर विच n इज इक्वल टू 3 l इज इक्वल टू 1, ऑर्बिटल की बात की गई है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कैन फिट इन द ऑर्बिटल फॉर विच n इज इक्वल टू 3 और l इज इक्वल टू 1, तो अगर तीसरे ऑर्बिट की बात करा, l की मतलब 1, तो 3 में हमारे पास कितने डिब्बे होते हैं, पी में हमारे पास 3 डिब्बे होते हैं। अब कौन डिब्बे की बात की गई ये तो बताया नहीं है, एक और ऑप्शन उसमें दिया है 2, इन ऑर्बिटल, ऑर्बिटल की बात की गई ये हमारे पास, तो एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन रखोगे, 2। द टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इन फोर्थ एनर्जी लेवल ऑफ, अब वो फोर्थ एनर्जी लेवल भी बात कर रहा है, मतलब फोर्थ ऑर्बिट की बात कर रहा है, तो देखो यार एन स्क्वायर करके भाई अपन निकाल सकते हैं, एन स्क्वायर हमारे पास 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, लेकिन मैं कहता हूँ कि फार्मूला उतना याद ना रखो, वहां पे चल के याद नहीं हुआ, एन स्क्वायर 2n स्क्वायर हो गया तो फिर क्या करोगे, तो चौथे ऑर्बिट में, तो चौथा ऑर्बिट है तो सबसे भी कितना होगा, 4, कौन होगा, 4s 4p 4d, और साथ में कौन होगा, 4f, बताओ एस में कितना डिब्बा होता है, 1, पी में कितने होते हैं, 3, डी में कितने होते हैं, 5, और एफ में कितने होते हैं, 7, सबको जोड़ दो हमारे पास कितना आएगा, 16। दूसरा हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सबसेल ऑफ डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग, इलेक्ट्रॉन का नंबर हमारे पास कितना निकालते हो यार, 4l + 2, अब ये भी कहा कि इलेक्ट्रॉन जो होता है हमारे पास कितना होता है, 2 × 2l प्लस, मल्टीप्लाई कर दो, 4l + 2, ये हमारे पास। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल दैट कैन बी आइडेंटिफाइड, अब m इज इक्वल टू 0 है यार, और l कितना है, 1 के बराबर, तो p की बात की जा रही है, इसका मतलब तीसरा ऑर्बिट है, l1, इसका मतलब p की बात कर रही है, p में हमारे पास कितने होते हैं, 3 डिब्बे, अब 3 में से 0 वाला पूछा गया है, तो p के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो m की वैल्यू कितनी होगी, -1 2 +1, यही होगा, तो ये वाला डिब्बा -1 वाला, ये 0 वाला, ये +1 वाला, यही वाले के बारे में पूछा गया है, एक हमारे पास होगा, देखिए ऑर्बिटल पूछा जाएगा, हमारे पास क्या बन जाएगा, एक। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन थे यार जिनको अपन ने करा दिए, तो ये अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर था जिसमें अपन ने थोड़ा सा क्वांटम नंबर के बारे में डील किया, ओवरव्यू दिया मैंने क्वांटम नंबर का, उसके बाद अपन न्यूमेरिकल पोर्शन पे आ गए, तो क्वांटम नंबर क्या था, कहाँ से आया, उसके बारे में मैंने बता दिया कि इक्वेशन सॉल्व की गई थी, वहां से नंबर के फॉर्म में हमें कुछ नंबर मिले थे, वो कहने और सुनने के लिए तो महज एक नंबर थे, लेकिन वो एक हमारे लिए नंबर नहीं, हमारे लिए शब्द से, बाधा से जो आइडेंटिफिकेशन के बारे में बता रहे थे, इलेक्ट्रॉन की आइडेंटिटी के बारे में बता रहे थे, तो क्वांटम नंबर के साथ डील किया जाता है और वहां से इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बताई जाती है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होंगे, किस ऑर्बिट में, किस सब ऑर्बिट में, किस सबसेल में। तो ये हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर था जिसको अपन ने कंप्लीट खत्म कर लिया है। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे, या तो हमारे पास मोल कॉन्सेप्ट होगा, या तो फिर अपन आगे बात करेंगे हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक की इक्विलिब्रियम, आयनिक, केमिकल, जो भी आएगा वो आपके सामने होगा। तो तब तक पढ़ते रहिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए यार, इतनी मेहनत करके लिए आपकी वीडियो बनाई जा रही है, तो थोड़ा सा आप भी कुछ करिए, दोस्तों तक शेयर करिए, जिनको ज़रूरत है वहाँ तक पहुँचाइए, और अपन कोशिश ये रहती है कि जल्दी से जल्दी वीडियो खत्म कर जाए। तो 2 लेक्चर हमारे पास मैक्सिमम हुए हैं, एक एटॉमिक मैंने सब कुछ पढ़ाया था आपको हाइजेनबर्ग तक, और यहाँ हमने क्वांटम नंबर के बारे में हल्का सा ओवरव्यू दिया, उसके बाद न्यूमेरिकल करवा दिए। अब जितने भी न्यूमेरिकल कराए इसको अपन घर आराम से घर पे बैठ के प्रैक्टिस करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखो, थैंक यू।